हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली तो बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट यूजफुल होने वाली है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो इतने दिनों से आप सीटेट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार आपका खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ में जो मैं एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो कैसे क्लियर कर पाओगे। उसके साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैथ्स पैथोलॉजी है, यानी मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आते हैं, मतलब मैथ जो पैथोलॉजी है उसके क्वेश्चन जो होंगे वो किस तरीके के होंगे, ये भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है यूजफुल होने वाली है। अगर आप सीटेट के लिए मतलब जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीटेट की कर रहे हैं, तब भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप जाके तैयारी करिए आराम से, बेहतर तरीके से मैंने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। चलिए फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जो आपका इंतजार हुआ है, देखते हैं वो समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो और टाइम पास बिल्कुल मत करना यार मेरे, ठीक है? मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा और बहुत ही मोस्ट यूजफुल जो आपके लिए होने वाली है उसी के बारे में बताने वाला हूं। चलिए, बहुत दिनों से आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सीटेट कब आएगा कब नहीं आएगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको। चलिए, अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर देना यार मेरे, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तब क्या तो जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब मैं वैसे तो 6 बजे डेली वीडियो ला रहा हूं आपके पास। जब तक जो है सीटेट और यूपीटेट नहीं हो जाएगा, मैं प्रॉपर वीडियो डाल रहा हूं, कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूं। आप थोड़े से भी वीडियो देख लेंगे तब भी आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम समझने वाले कि हमारा जो सीटेट है वो है क्या और स्ट्रैटेजी क्या है, यानी सीटेट की स्ट्रैटेजी क्या है। और उसके बाद में हम आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं। देन हम आपको बताने वाले हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो है किस डेट को आउट होने वाला है या हो चुका है, क्या है क्या नहीं, सारी बातों को आज हम जान लेंगे। क्लियर? अगर आप सीटेट से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए पहले हम समझते हैं कि जो हमारा सीटेट है, यानी जो उसके बारे में बात करेंगे कि सीटेट है क्या, क्योंकि हम तैयारी करने जा रहे हैं सीटेट के बारे में, स्ट्रैटेजी जानने जा रहे हैं। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि सीटेट होता क्या है। देखो, अब ये जो लिखा हुआ है इस पे मत जाना, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर सीटेट की बात करी जाए तो सीटेट जो है एक ऐसा एग्जाम होता है जो, पहली बात तो इसकी बात करिए, अगर आपने इसको एक बार पास कर लिया तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहने वाली है, मतलब लाइफ टाइम मान्य है। हाँ, किसी भी स्टेट में जो वैकेंसी निकलेगी टीचिंग से संबंधित, आप उसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। देखो, अगर सीटेट की बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जो अप्रोच डेवलप हो जाए, क्योंकि हम सीटेट पढ़ रहे हैं तो हमको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि सीटेट होता क्या है ना। तो लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे केंद्र सरकार के स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने की इच्छुक उम्मीदवारों की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब जो वैकेंसी आती है, लिखा हुआ है कि जो हमारी वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी है, लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय, यानी जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में वैकेंसी निकलती है, उनमें फॉर्म डालने के लिए आपके पास सीटेट होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास सीटेट पास है तभी आप इन वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, यानी नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए और जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है उसमें शिक्षक बनने के लिए आपके पास सीटेट होना चाहिए। और अगर आप देखो, मैं अभी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे, क्या जो हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे हम पास करेंगे, क्या हमको पढ़ना चाहिए, सारी बातों को आज हम जान लेंगे बहुत ही कम टाइम में। चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बात बोली गई। यहाँ पे तो हमने सीटेट को जान लिया कि सीटेट जो है वो क्या होता है, आपको पता चल गया कि जो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीटेट को पास करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी के बारे में पता करेंगे यार मेरे कि जो सीटेट है उसके कुछ क्वेश्चंस है। लिखा हुआ है सीटेट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन कौन दे सकता है सीटेट, पहली बार में कैसे पास करोगे, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को कैसे क्लियर करोगे, ये भी बातें आज डिस्कस करेंगे। और तैयारी आपको कैसे करनी है, मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला हूँ। क्लियर? अभी मैं ये भी बताने वाला हूँ आपको कि किस दिन आउट होगा सीटेट है, किस दिन नहीं होगा, ये सारी बातें आ जानेंगे। देखो, ये स्ट्रैटेजी में पता करेंगे। लिखा हुआ है कि सीटेट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखो, पहली बात तो हम सीटेट की बात करें तो आपको पता है कि ये सीटेट जो है वो पेपर 1 में होता है और पेपर 2 में होता है। मतलब दो पेपर होते हैं सीटेट के, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। देखो, अब पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 जो होता है वो हमारा 1 to 5 के लिए, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो है वो 6 to 8 के लिए होता है। कितने लिखे? 6 to 8 के लिए होता है। यानी ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा पेपर 1 है वो हमारा किसके लिए होगा, पेपर 1 जो है वो 1 to 5 के लिए है और जो पेपर 2 है वो 6 to 8 के लिए होता है। अब ये प्राइमरी वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, और ये हमारे जूनियर वाला है। ये तो पता होगा ना। अगर आप प्राइमरी में यानी 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और अगर आप 6 to 8 के टीचर बन रहे हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखो,
प्राइमरी के लिए अगर आपने कोई डीएलएड किया है, बीएलएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 6 to 8 फॉर्म डाला है, पेपर 2 देना है, तो आपके पास बीएड होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? बीएड। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे ये बताओ कि जो है हमने एडमिशन ले लिया है बीएड में, क्या हम एलिजिबल हैं? 100% एलिजिबल हो, उसमें कोई चीज नहीं मांगता है, सिर्फ आपने फॉर्म तक डाल दिया है। मतलब अगर आपने एडमिशन तक जो बीएड में ले लिया है तब भी आप एलिजिबल होते हैं सीटेट में। क्लियर? यानी अगर आपने फॉर्म डाल दिया है यानी एडमिशन ले लिया है तो वहां पे क्या होगा, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे सीटेट के लिए। वहां पे कोई मार्कशीट नहीं मांगता है आपकी। चलो, अब ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। सीटेट के लिए क्या योग्यता, आपको योग्यता समझ में आ गई कि अगर आप प्राइमरी के लिए हैं तो आपके पास डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए, और अगर आप जूनियर के लिए डालना चाहते हैं पेपर 2 के लिए, तो आपके पास में बीएड होना कंपलसरी है। यानी बीएड आपके पास होना ही चाहिए, या फिर आपने एडमिशन तक ले लिया किसी भी सेमेस्टर में हो, ये वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं रखता। चलो, अब ये तो बताओगे। अब मुझे सर ये बताओ कि सिलेबस क्या पढ़ें। देखो, सिलेबस की बात करूं तो मैं आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट जो होते हैं, चाहे हमारी सीडीपी की बात करें हम, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, और चाहे हम बात करें हिंदी की, और चाहे हम बात करें इंग्लिश की, किसकी? इंग्लिश की, और हमारा जो है मैथ्स और साइंस, क्या ये 5 हैं। पांचों जो होते हैं, यानी सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई, लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश तो आपके पास होगी ऊपर सीडीपी तो होगी, है ना। उसके बाद में मैथ और साइंस भी होगी। इतनी बात आप क्लियर रखना। टोटल नंबर जो होते हैं 150 नंबर का पेपर होता है। कितना? 150 नंबर का जो है वो पेपर होता है, और आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। नो निगेटिव मार्किंग है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता है। और चेंजेस क्या हुए हैं सीटेट में वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। चलो देखो, अब यहां तो योग्यता के बारे में तो आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन दे सकता है। आपको पता चल गया कि अगर आपने बीएड में एडमिशन तक ले लिया है तब भी आप एलिजिबल हो सीटेट के लिए। आगे लिखा हुआ है कि पहली बार में कैसे पास कर। देखो, ये एक अप्रोच है, यानी यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करना है। देखो, अब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए एक बात जरूरी जानना। देखो, पहली बात तो आप किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो या किस बुक से पढ़ रहे हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, यानी कहां से पढ़ रहे हो, क्योंकि वो जो पढ़ रहे हो क्या वो सीटेट में आता है कि नहीं आता है, मतलब आपको सही गाइडेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखो, अगर नॉलेज के लिए पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको एग्जैक्ट वही चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो आती हैं, है ना। और सीटेट की बात तो प्रीवियस बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आप सही डायरेक्शन को चुनिए कि हमको पढ़ना क्या है। उसके बाद में सही प्लेटफॉर्म तो आप पढ़ ही लोगे, जहां से पढ़ना है आपको समझ में आना चाहिए। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करनी आपको, रटने पे बिल्कुल नहीं जाना। जहां पे बच्चे एक्टिव हो वहां जाओ, 100 में 100% क्वेश्चन सही होगा। अब देखो, इतनी बात तो क्लियर होगी। उसके बाद में जितना हो सके आप मॉक टेस्ट लगा लो। मतलब देखो, अगर यहां पे बात करें हम, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले आपको स्ट्रैटेजी रखनी सही से कि आपको किस कहां से पढ़ना है। उसके बाद में मैंने बोला कि आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। अगर थोड़ा सा बन पा रहा है तो मॉक टेस्ट से पहले आप कुछ सेशन देख लीजिए, जहां पे मतलब मैराथन देख लीजिए, कुछ मैराथन क्लास देख लीजिए जहां पे डिटेल डिस्कशन हो, ताकि एक स्ट्रैटेजी बन जाए हमारी, कि हमारे समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना क्या है। उसके बाद में मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, और हो सके तो थोड़े नोट्स बना लीजिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको मात्र 82 नंबर लाने पड़ते हैं। कितने? मात्र आपको 82 नंबर लाने पड़ते हैं। और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई रैंक की बात नहीं करी गई कि आपकी कोई रैंक बनेगी, है ना। नो नेगेटिव मार्किंग, ये तो पता हो गया। अब चेंजेस क्या है, देखो, अब तैयारी तो आपको समझ में आ गया कि तैयारी कहां से करनी है। आपको सही डायरेक्शन लेनी है, सही प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। नोट्स हो सके तो बना लो, अगर नहीं बना पाए तो नोट्स कोई दिक्कत नहीं, बट आप मॉक टेस्ट तो पक्का लगाओ। मतलब अगर आप प्रॉपर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए हुए हो तो आप समझ जाओगे कि इस तरीके से हमको करना है। समझ रहे हो? पेपर 1 और पेपर 2 का स्ट्रैटेजी तो समझ में ही आई गई होगी आपको कि पेपर 1 में जो होता है, पेपर 2 में क्या होता है। पेपर 1 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए, और पेपर 1 के लिए आपके पास डीएलएड या बीएलएड, और पेपर 2 के लिए आपके पास बीएड होना कंपलसरी है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पेपर 1 जो होता है वहां पे आपके पास हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी तीनों में, मतलब चाहे यूपीटेट की बात करें चाहे सीटेट की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी सेम ही होती है ना। वही चीजें हो जाएंगी। आगे देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बात बोली गई है। अब आगे हम पढ़ लेते। देखो, मैंने अभी जो थंबनेल पे आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आपको कि मैथ के क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपको 100% समझ में आएगा, मैं एक गारंटी ले रहा हूं, है ना। मतलब मैथ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां से आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि मैथ पैथोलॉजी कैसे आती है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। देखो, अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम दिया, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं आपको सीटेट के बारे में कि क्या कब फॉर्म निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि मैथमेटिकल, क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिकल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, यानी जो मैथमेटिकल थिंकिंग होती है, लिखा हुआ है गणितीय चिंतन जो होता है। लिखा हुआ ना कि जो मैथमेटिकल थिंकिंग होती है, गणितीय चिंतन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, किस पे आधारित होता है। यानी जो आपका गणितीय चिंतन है वो किस पे आधारित होगा। क्या वो प्रक्रियात्मक प्रभाव पर होता है कि आप बराबर बोल रहे हो तो आपकी मैथ अच्छी होगी, ऐसा कुछ जरूरी है? ये तो बिल्कुल गलत, अपने आप में ही गलत बात है यार मेरे, है। अंदर बहुत अंतर्ज्ञान एवं अवलोकन। देखो, मैथ की बात करी जा रही है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की कोई बात नहीं करी जा रही है। समझ रहे मेरी बात को आप, है।
यहाँ पे कहाँ पे बात होती है आप ऑब्जर्वेशन कर अवलोकन कर रहे हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैथ की बात हो रही है कि आपका जो अगर गणितीय चिंतन होता है वो किस पे आधारित होता है ना। अब तर्क एवं अवलोकन, देखो तर्क की बात तो ठीक में भी सही था, लेकिन अवलोकन यहाँ पे भी ऐड कर तो ये भी गलत हो गया। अवलोकन की बात मेरे भाई यहाँ पे नहीं करी जा रही, यहाँ पे गणितीय चिंतन की बात करी जा रही है। तो तर्क एवं विवेचन यानी जहां पे आप अपने दिमाग की चीजें यूज करते हो, दिमाग का अपना जो माइंड की एबिलिटी है, यानी दिमाग की जो एबिलिटी है, तर्क करने की क्षमताएं जो होती है, वो वहां से संबंधित है। यानी जो हमारी जो कि लिखा हुआ है कि गणितीय चिंतन जो होता है वो तर्क पे आधारित होता है, लॉजिक पे आधारित होता है कि किस तरीके से आप तर्क करते हो, लॉजिक कैसे निकालते हो, यानी किस चीजें आपका दिमाग से संबंधित जो चीजें हैं वो बेटर कैसी हैं, सोचते समझते कैलकुलेशंस कैसी हैं आपकी, यानी तर्क करने की क्षमताएं कैसी हैं। तो हमारे पास देखो अपने आप में समझ रहे हो, और यार मेरे इतना तो आपके पास समझ होगी ना कि तर्क एवं विवेचन यही हमारा जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे अवलोकन की बात करी गई, फ्लुएंसी की कोई बात करी नहीं जा रही यहाँ पे, ना ही अवलोकन की बात करी जा रही है ना। यहाँ पे तर्क और विवेचन की बात करी, लॉजिक की बात करी जा रही है, किसकी, लॉजिक की। चलिए हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलो इस वीडियो से आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आप जवाब जरूर दे पाओगे इसके बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत बेहतर है, और कितनी बार रिपीट हुआ है मैं बता रहा हूँ। और सीटेट में ये जो होने जा रहा है, जैसा कि ऑफिशियल पे लिखा हुआ है, इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं। जो इस सीटेट में जो आएंगे क्वेश्चन वो इसी तरीके के आने वाले हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है, मतलब एक स्टूडेंट जो है वो फ्रैक्शन के बारे में जानता है, फ्रैक्शन के बारे में उसकी अवधारणा है, वो जानता है फ्रैक्शन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से है। वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। मतलब बच्चा जो था उसको फ्रैक्शन पहले से आ रहा था, भिन्न पहले से आ रहा था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, जो कह रहे हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसने इसको भी सीख लिया, यानी जो पहले से उसके पास नॉलेज थी उसमें कुछ ऐड कर लिया इसने, समझ रहे हो मेरी बात को, एसिमुलेट कर लिया, यानी पहले से जो नॉलेज थी उसमें कुछ अरेंज कर दिया, कुछ जोड़ दिया इन्होंने। लिखा हुआ है कि प्याजे के अनुसार, प्याजे की बात करिए तो ये एक रचनाकार है। कौन है प्याजे जो है, वो एक रचनाकार है जिन्होंने बताया हुआ है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो जिन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है बहुत ही एक्टिव होता है, अन्वेषण करता है, खोज करता है, ये एक रचनाकार है। कैसे रचनाकार है, प्याजे की बात करिए। और इन्होंने विकास की प्रक्रिया को स्टेजेस में बांट दिया है, यानी चरणों में बांट दिया है कि इस उम्र तक ये होगा और इस उम्र तक ये होगा, ये बात करी जाए प्याजे की। देखो अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बात बोली गई। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन में केवल एक ही बात बोली गई कि जो है बच्चे के पास कोई पुरानी इंफॉर्मेशन थी उसमें उसने कुछ ऐड कर दिया है, तो ये होता है एसिमुलेशन। क्या होता है, एसिमुलेशन होता है ना। तो यहाँ पे मचान, देखो मचान वो होता है जहां पे आप कुछ मदद करते हो, मतलब बच्चा कहीं पे अटक रहा है तो आपने कुछ कॉन्सेप्ट उसको सॉल्व करने में कुछ तो हेल्प कर दी, उसको ढांचा, मचान को ढांचा बोलते हैं, इसका फोल्डिंग बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। तो इसकी बात यहाँ पे नहीं करी जा रही। पहली बात तो इसका फोल्डिंग की बात वैगोस्की करते हैं, कौन करते हैं, वैगोस्की, और यहाँ पे प्याजे की बात करी गई है। देखो अब आत्मसात करना, अपघटन या डिकम्पोजिशन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही कि कोई तत्व जो है आपस में टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसकी तो कोई बात नहीं हो रही। डिसेंट्रेशन की कोई बात नहीं हो रही। आप समझ गए होंगे कि आपके पास अगर कोई पुरानी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ आप नया ऐड करके कुछ सीखते हो तो वो होता है एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। क्या होता है, आत्मसात करना, मतलब पुरानी इंफॉर्मेशन के आधार पे आपने कोई नई चीज को सीख लिया है। क्लियर, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। अब चलते हैं आगे, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतर है, होपफुली आप जवाब जरूर दे पाओगे। देखो लिखा हुआ है कि बस नंबर, यहाँ पे एक बस है उसका नंबर दिया गया है आपको और बोला गया है कि वो नंबर क्या है। लिखा हुआ है कि बस नंबर 75 गोज टू द सेंट्रल मार्केट, हियर द यूज ऑफ नंबर। यानी बोला गया कि एक बस जो है जिसका नंबर 75 है, क्या नंबर है, 75 है, वो नंबर जो होता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। लिखा हुआ है ना कि बस संख्या 75 सेंट्रल मार्केट जाती है। लिखा हुआ है यह संख्या उपयोग है, मतलब इस संख्या का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या इसको रिप्रेजेंट क्यों किया गया। चलो क्या ये गड़न कार्डिनल है, गड़न कार्डिनल की बात करी जाए तो वो गड़न कार्डिनल जो होता है वो एक नंबर होता है जहां पे फिक्स चीजें होती हैं, यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही। मतलब देखो अब आगे लिखा हुआ है कि अभिहित अंकित, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि बताया गया है कि इसका नंबर ये है, ऐसे कुछ करके। क्रम सूचक की बात तो बिल्कुल नहीं करी गई, ये क्रम तो बिल्कुल भी नहीं है कि इससे पहले जो हमारी 74 बसेस जो होंगी वो क्या नाम सेंट्रल मार्केट जा चुकी होंगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई भी क्रम नहीं होता, जिस भी गाड़ी में नंबर लिखा होता है तो आप ये मत समझिए कि ये क्रम है, इससे पहले की गाड़ियां इतनी होंगी और इतनी आगे होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात, क्रमिक की बात कोई नहीं होती। ये होता है अंकित, यानी रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, बस को अंकित करने का तरीका, और बस को बताते हैं, एक नंबर देते हैं कि हम इस बस को इस नाम से जानेंगे।
केवल ये बात होती है, यहाँ पे कोई अभिक्रम की बात नहीं करी गई, यानी क्रम तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और बात करें गणन कार्डिनल की, तो गणन कार्डिनल तो ये होता नहीं, वो एक फिक्स नंबर होता है जहां पे कोई चीज बताई जाती है कि वो इतना है ना। तो ये क्या है, अभित अंकित रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि हम बस को जानेंगे कि बस जो सेंट्रल मार्केट जाती है उसका नंबर इन्होंने रखा है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, समझ लेते हैं आगे क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया यार मेरे। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देख लो, ऊपर नीचे हो गया, ये पीपीटी मास्टर जो है इनको सेव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पहले डिस्कस कर लिया यार मेरे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पढ़ना ही है यार मेरे, हैं हमें तो पढ़ना ही है, हम तो कैसे भी पढ़ लेंगे, चाहे 4 पढ़ाओ चाहे 3 पढ़ा दो। पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात बोली गई। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि कक्षा 4 के एक विद्यार्थी को जब 402 लिखने के लिए कहा जाता है, यानी क्लास 4th का एक विद्यार्थी है, लिखा हुआ है सॉरी क्लास 5th का एक विद्यार्थी है, कह रहे हैं कि विद्यार्थी को जब 402 लिखने के लिए कहा जाता है तो वो इस तरीके से लिखता है, 4002 लिखता है। आगे लिखा हुआ उसी प्रकार 608 लिखता है तो 6008 लिखता है, लिखती है, या कोई बालिका या कोई बालक हो सकता है जो भी है। इस भ्रांति का सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है, यानी ये भ्रांति जो बच्चे के अंदर बैठी हुई है, जो आप उसको दे रहे हो, उसको लिखने में ये मिसप्रिंट कर रहा है, यानी ये क्या है, कह रहे कि ये स्पष्टीकरण किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो पुली। देखो लिखा हुआ है कि बच्चा साधारणतया लापरवाह है, कोई बात, ये लापरवाही वाली बात मेरे को थोड़ी ना है, यहाँ पे कोई ना कोई तो कुछ चीज होगी ना जो बच्चे को समझ में नहीं आ पा रही होगी। साधारणतया बच्चा वही लिखता है जैसा वह सुनता है, क्लास में ऐसा थोड़ी, ऐसा क्यों होगा कि जो सुनता है वही लिख देगा बस, है। आगे लिखा हुआ बच्चे में बुद्धि एवं गणितीय ज्ञान की कमी, बच्चे में ज्ञान ही नहीं है। एज अ टीचर तो आप ये कह ही नहीं सकते कि बच्चे के अंदर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है ना, ये आप बिल्कुल गलत बात, ये बोल ही नहीं सकते आप, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो, ये भी गलत। हमारे पास एक ही बचा हुआ है कि बच्चे को स्थानीय मान प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है, यानी बच्चे को इकाई दाई सैकड़ा समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये गलतियां कर रहा है। यानी बच्चा जो है उसको इकाई दहाई जो स्थानीय मान होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, वो सीख नहीं पा रहा है, इसलिए ये गलती कर रहा है, ना कि ऐसा नहीं कह सकते कि उसके अंदर नॉलेज ही नहीं है, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, वो सीख ही नहीं सकता कभी। बच्चों को आपको एज ए टीचर कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, उनको सभी को साथ में लेके चलो, एक साथ लेके चलो, ताकि वो कार्य कर सके सही से और अपनी जो मतलब हतोत्साहित बिल्कुल भी ना हो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। 4th वाला तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया ना, आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लो, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या नाम, सीडीपी सॉरी मैथ पढ़ा का। मैंने बोला था कि 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा मैथ के, ज्यादा बोर भी आप भी नहीं होंगे और मैं भी बोर नहीं होगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है, यानी एक टीचर जो है वो आयत को कह रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दे रहा है, क्या फॉर्मूला दे रहा है, एक फॉर्मूला दे रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला दे रहा है और बच्चों को भिन्न भिन्न आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। यानी एक टीचर है जिसने बच्चे से बोला है कि आप आयत का जो है वो निकाल के दिखाओ, मुझे क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, जिसके आधार पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, एक रूल ही होता है जिसके थ्रू वो बना होता है फॉर्मूला, है ना। आगे लिखा हुआ है कि फिर उसके बाद में टीचर ने भिन्न भिन्न आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चे से कहा है। तो आप मुझे बताओ कि टीचर ने क्या किया। टीचर ने बच्चे को पहले क्या बताया, फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला का मतलब पहले उसने क्या किया है, टीचर ने रूल बताया, क्या बताया, रूल बताया, देन एग्जांपल्स बताए हुए, क्या बताया, रूल टू एग्जांपल जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, रूल टू एग्जांपल जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये है निगमनात्मक विधि, क्या है, डिडक्टिव मेथड है। कैसा है, डिडक्टिव मेथड है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, तो एक होता है इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव में क्या होगा, पहले डिडक्टिव मेथड पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब रूल, यानी निगमनात्मक यहाँ पे जाएंगे हम निगमनात्मक साथ में, क्योंकि यही हमारे पास सही है। अगर आप रूल टू एग्जांपल जा रहे हो, यानी अगर आप रूल से एग्जांपल की तरफ जा रहे हो, तो वो होता है निगमनात्मक, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड बोलेंगे। यानी डेफिनेशन से आप क्या कर रहे हो, रूल की डेफिनेशन से एग्जांपल की ओर जा रहे हो। तो ये हो गया हमारा निगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड। क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है, जहां पे पहले आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में रूल बताया जा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगर आपको रूल टू एग्जांपल जाना पड़े तो वो आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड है, और अगर आपको डेफिनेशन से एग्जाम्पल पे जाना हो तो वो निगमनात्मक है। यहाँ पे वही बात है, पहले सूत्र दे दिया गया है, यानी पहले रूल बता दिया गया है, उसके बाद में एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं, तो वो होगा निगमनात्मक। क्लियर।
अब आ ही गए हो तो सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे 5 क्वेश्चन। अब आ गए हो वीडियो पे तो आप हिंदी के भी 2 देख लो कि हिंदी पेडोलॉजी के कैसे 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 ही देख लो केवल। 2 के माध्यम से आपको सारी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी कि हिंदी के क्वेश्चन केवल 2 क्वेश्चन है, ये 2 और देख लो ताकि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए साथ में ही। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं फिलहाल के, उसके बाद में मैं अभी बताने वाला हूं आपको कि सीटेट कब आएगा कब नहीं आएगा, डेट बताने वाला हूं एग्जैक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, यानी बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसका सोशलाइजेशन जो होता है कैसे होता है, कहां होता है, उसके लिए करेक्ट बोला है इन्होंने। बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखा हुआ है बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी हमसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया। क्या पॉइंट? हमसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा सही है कि बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे होगा जब वो बहुत छोटा होता है। पहली बात तो सोशलाइजेशन की बात करें, हम ये पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पेडागॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पेडागॉजी पढ़ रहे हैं। चलो बात करते हैं सोशलाइजेशन की। देखो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे आप अपने समाज के थ्रू कुछ सीखते हो, यानी आपस में अंतःक्रिया करके, यानी आपके आसपास के लोग कैसे हैं उनसे जब सीखते हो तो वो होता है सोशलाइजेशन। चलो समझते हैं कि बच्चे का सोशलाइजेशन कहां पे ज्यादा होगा। विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। अब यहां पे बात करते हैं प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था की बात कर लेते हैं। देखो अगर आपके सामने आ गया प्राइमरी एजेंट क्या होता है, यानी प्राइमरी संस्था की बात आ जाए, प्राइमरी जो होती है वो हमारी फैमिली होती है। क्या होती है? प्राइमरी हमेशा परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। और सेकेंडरी की बात करें हम, अगर हम सेकेंडरी की एजेंसी की बात करें तो सेकेंडरी जो होता है वो होता है स्कूल। क्या होता है? स्कूल होता है। मीडिया होती है, ये क्या होते हैं? ये सब सेकेंडरी एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी एजेंट। लेकिन प्राथमिक जो होगी वो हमेशा फैमिली होगी। क्लियर इतनी बात? चलो अब लिखा हुआ है विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था। देखो विद्यालय जो है वो प्राथमिक ना होकर द्वितीयक होती है। मैंने अभी बताया स्कूल जो होती है सेकेंडरी एजेंट होता है। परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था, ठीक बात है, एकदम बढ़िया बात बोली गई यहाँ पे कि फैमिली जो होती है वो प्राइमरी एजेंट होती है। क्या होती है? प्राइमरी एजेंट होती है। तो यही एकदम सही है। सहपाठी सहपाठी की इनकी कोई बात यहाँ पे करी नहीं गई। तो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है सबसे पहले परिवार में होता है, जहां पे वो रहता है, सीखता है चीजों को, है ना। चलो एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी पढ़ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारी एक अप्रोच डेवलप हो जाए। उसके बाद में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। ये हिंदी पेडोलॉजी का भी ये भी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी विकास की जो प्रक्रिया होती है वो किससे प्रभावित होती है, कैसे प्रभावित होगी, किससे प्रभावित होगी। विकास जो होता है वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों में बराबर बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो विकास की प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है पूरी तरीके से आनुवंशिकी पर निर्भर है या पूरी तरीके से वातावरण पर निर्भर है। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते कि विकास जो होता है वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। चलो अब देखते हैं विकास किससे प्रभावित होता है। विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से। बिल्कुल सही बात है कि विद्यार्थी का व्यक्तित्व तो कैसा है, यानी उसका नेचर कैसा है, वो भी विकास पे प्रभावित डालेगा ना, प्रभाव डालेगा ही डालेगा, है ना। स्कूली माहौल कैसा है, स्कूल में उसके आसपास के लोग कैसे हैं, वो भी फर्क डालेगा ना। भाई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अगर दिन भर उसको प्रताड़ित किया जाएगा तब भी वो प्रभावित होगा ना, दिन भर उसकी प्रशंसा की जाएगी तब भी वो प्रभावित होगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये भी ठीक बात है। सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से उसके आसपास के लोग कैसे हैं, है ना, उसकी अंतःक्रियाएं कैसे हो रही हैं उससे अपने आसपास के लोगों से, तो ये भी प्रभाव डालेगा। तो दोनों तीनों बातें एकदम सही है। लास्ट में लिखा था, लास्ट वाले में है 1, 2 और 3 जो हमारा तीनों एकदम सही बातें बोली गई है। ये हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, सारी बातें समझ में आ गई। अब हम सुन लेते हैं कि सीटेट जो है कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, क्या ऑफिशियल बातें बोली गई हैं, इस बात को हम समझ लेते हैं क्योंकि इसी का आप इंतजार कर रहे थे इतनी देर से। चलो मैं बता दूं आपको कि सीटेट जो है वो कब आ रहा है। चलिए देखो अब सीटेट की बात की तो इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि जो पहली बात करूं कि सीटेट साल में 2 बार होता था, लेकिन अब जो है जो अब क्या नाम जुलाई में होता था वो अब इस बार होने जा रहा है। वो कब होगा? देखो आज तारीख है, डेट कितनी है? आज है 29 अगस्त। कितनी है? आज है 29 अगस्त। क्या है? आज 29 अगस्त। बताया जा रहा था कि 25 से 31 के बीच में जो है सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब इन्होंने बोला था कि जो अगस्त माह के लास्ट वीक में जो है सीटेट का आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ये ऑफिशियल पे भी बार बार बोला गया। अब देखो अब यहां भी बात करिए, आज तो हो गई 29 तारीख, अभी तक तो आया नहीं, है ना। अब बचे हुए 2-3 दिन, इस मंथ में केवल 2-3 दिन बचे हुए हैं। अगर बाई चांस किसी रीजन से इन 2-3 दिनों में नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको सितंबर में मतलब आपको सितंबर में 1 से 10 तारीख के बीच में सीटेट जरूर देखने को मिलेगा।
मतलब जहां तक कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी बातें बोली जा रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि सीटेट जो है 1 से 10 तारीख तक आ जाएगा सितंबर में, अगर बाई चांस अगस्त में 2-3 दिनों में नहीं आया। अब बात करते हैं चेंजेस की। देखो, अब परिवर्तन की बात करें कि सीटेट में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब क्या परिवर्तन हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं कि सीटेट में परिवर्तन क्या हुआ है। देखो, अगर परिवर्तन की बात करें तो बिल्कुल परिवर्तन की बात करें तो यहाँ देखो स्ट्रैटेजी में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं कि कोई चेंज कुछ हुआ हो कि पेपर कैसे होगा, पेपर का मोड क्या होगा, टाइम, सारी चीजें वही बिल्कुल है। मैंने कई सारी वीडियो में जो है स्ट्रैटेजी बता रखी है और मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखा है स्ट्रैटेजी का, आप उसको जाके देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आप तैयारी तभी करो जब आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाए, आपको पता तो हो जाए कि क्या क्या आता है ना। मैंने टॉपिक वाइज चीजें दी हुई, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे वहां पे क्रम से। देखो, चैनल पे जाके आप क्लिक करना, सारी वीडियो आपको मिलेंगे। देखो, अब परिवर्तन की बात तो यहाँ पे वे ऑफ, मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। जैसे अभी तक बात करें तो क्वेश्चन जो थे अजर्सन और रीजन के थोड़ा सा कम आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा आपको ज्यादा देखने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, सेम वही पैटर्न है। इस बार पास करके रख दीजिएगा, पता नहीं कब क्या चेंज हो जाए, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, है ना। तो हो सके तो एक बार में पास करके रख दो, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और जहां पे भी आपको डाउट रह गया हो मुझे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। 110%। कहीं पर भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो मुझे जरूर वीडियो में कमेंट करो, अपना नाम भी लिख देना, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, जरूर जरूर। और सीटेट से संबंधित जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज दिए हुए वीडियो, है ना। एक प्लेलिस्ट में मैंने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे चेक हो जाएगा। एक में प्रॉपर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, वो 24 मॉक टेस्ट हैं, और एक में हमने 43 वीडियो अपलोड करके सीडीपी के, जहां पे हमने टॉपिक वाइज चीजें प्रोवाइड कराई हैं, हिंदी पैरोलॉजी हो चाहे गद्यांश पद्यांश, सब कुछ बताया हुआ है बढ़िया से। चलिए मिलते फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। एक तैयारी करते रहिए बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, और बिल्कुल भी टाइम पास ना करना मेरे यार, क्योंकि टाइम पास करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। चलिए, थैंक यू सो मच।